देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी अब आ गए हैं। बात कर रहे हैं हम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा 2024 का चुनाव पहले से भी ज्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस बार 2024 में भी गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देकर 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी और गुजरात हमेशा आगे रहा है। इस बार भी वह नंबर 1 पर रह करके इसमें अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गुजरात जहां पर लगातार 14-19 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो स्कोर है वो 100% रहा है, इस बार भी स्कोर 100% और जो जीत का अंतर है वो और बड़ा होगा। ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे आपके सामने ले आते हैं। विराजमान हुए रामलला, 24 का चुनाव किधर चला? दिव्यांग जी क्या लग रहा है? बीजेपी को तो पूरी उम्मीद, मामला एक तरफा। जी हम देखिए, अब वो कह रहे हैं कि बड़ी मार्जिन से जीत होगी और विजय बता रहे हैं कि पहले भी बहुत बड़ी जीत हुई है और अगर आप देखें तो गुंजाइश बहुत है। पिछली बार भी जब पुलवामा हुआ और इतनी बातें हुई, अगर आप देखें तो वोट प्रतिशत तो केवल उनको 37% था जो वोट डाले गए उसमें, और जो कुल वोट हैं उसमें केवल 22% वोट था। तो बहुत गुंजाइश है कि मार्जिन अभी और बढ़ाएं। गुजरात का जहाँ तक सवाल है, गुजरात में तो कोई सवाल ही नहीं कि उनकी जीत होगी, बहुत अच्छी जीत होगी। बहुत कोशिश करें आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ उसका तालमेल हो जाए, लेकिन गुजरात जो एक ऐसा राज्य है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी की वहाँ पर संपूर्ण जीत होगी और कोई भी चांस नहीं है अपोजिशन को कि कोई एक भी सीट उनको वहाँ मिले। ठीक है शुक्ला जी, विराजमान हुए रामलला, 24 चुनाव किधर चला? पूरा बीजेपी के पक्ष में। देखिए, सिर्फ राम मंदिर इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यदि रणनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को व्यंजन की तरह सजा के रख रही है। एक एक मुद्दे को देखिए, जैसे अभी दिव्यांग जी ने कहा कि पुलवामा इशू अब पुराना हो चुका है, नए नए व्यंजन आ रहे हैं। उस व्यंजन में एक राम मंदिर का इशू भी है। अब आगे चल के समान नागरिक संहिता भी है, ज्ञानपीठ का भी मामला चल रहा है, मथुरा वाला इशू भी चल रहा है। ये दोनों मामले कोर्ट में हैं। कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आप देखिएगा कि 2 मुद्दे प्रमुखता के साथ सामने आएंगे। एक ज्ञान वापी वाला जो कोर्ट के पास सबमिट कर दिया है एएसआई ने, वो लिफाफा भी खुलेगा, उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो मथुरा वाला केस आ गया है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है, हिंदू पक्ष की बात के बाद जो कोर्ट कमीशन था उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आएगा और फिर आप देखिएगा कि ये एक व्यंजन का मुद्दा भी उस थाली में रहेगा। इसलिए चुनाव सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, वो विकास को भी रखेगी और इसके साथ साथ विरासत को भी वो रखेगी। विकास और विरासत की एक सुंदर सा एक मुद्दों का एक शो केस बना के वो जनता के बीच में जाएगी। और इस बार नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा रणनीति दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो बहुमत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि 303 सीट के आंकड़े को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे। उनका टारगेट है कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सीटें हासिल की जाए। आप जो बात कह रहे हैं विजय जी, आपने इतने समय तक बीजेपी को नजदीक से देखा, समझा, कवर किया, आपको लगता है कि मैनिफेस्टो जिसमें अभी तक अयोध्या राम मंदिर वाला मुद्दा होता था, क्या उसी रूप में मथुरा, काशी, इसको जगह दी जा सकती है क्या इस बार? मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि वो ज्ञानवापी को या मथुरा और काशी दोनों को मैनिफेस्टो में जगह दें। वो अपने मूवमेंट में उसको जगह देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। जो खासतौर से स्थानीय कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश का जो कार्यकर्ता है, वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाहेगी कि जब राम जन्मभूमि का एक बड़ा मसला हल हुआ है तो तुरंत एक नए
कंट्रोवर्सी या नए विवादास्पद मुद्दे के साथ जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री की जो गारंटी वाला जो मसला है, लाभार्थी वाला जो मसला है, योजनाएं जो सरकार की है, उसके साथ राम मंदिर ये अभी इतना बड़ा इशू है। मैं इसको सहमत नहीं हूँ कि अब राम मंदिर ख़त्म हो गया। राम मंदिर को पॉलिटिकली नतीजे में बदलने का तो ये वक्त है, और जैसा आप भीड़ देख रहे हैं, जैसा सब कुछ देख रहे हैं, उसमें मुझे बहुत संभावना लगती है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, तो सीटों का भले ही इजाफा नहीं हो, लेकिन वोट परसेंटेज जो है ना वो बहुत और बढ़ जाएगा, 5-7% उसका बढ़ सकता है। और जैसे दिवांग जी ने कहा ना, पुलवामा बालाकोट का जिक्र करते हैं हम, तो बालाकोट से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग उसको गलत तरीके से वो कर रहे हैं इंटरप्रेट, क्योंकि उसमें 6% वोट बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 2019 में, 31 से 37%, लेकिन सीट केवल 21 बढ़ी है। यदि 6% के जंप से 21 सीटें बढ़ती है, इसका मतलब पुलवामा का कोई बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। और अभी जो स्थिति है, 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 50% से ज़्यादा वोटों पर है। मैं देख रहा था कि 50 जो टॉप मार्जिन वाली सीटें हैं, उसमें से 42 भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें 6 लाख वोट की मार्जिन वाली भी हैं, 5 लाख मार्जिन वाली भी हैं, 4 लाख वाली भी है, और 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन वाली कुल मिला के 224 सीटें। तो इसलिए उसमें से कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है, लेकिन उत्तर भारत में उसको नुकसान कोई होगा वो मुझे बहुत कम लग रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। और दक्षिण भारत में वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन दक्षिण भारत में भी वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा। ठीक है कुर्बान अली साहब, क्योंकि थाली और व्यंजन परोसने की बात शुक्ला जी ने कही, तो उसी रूप में अगर हम इस सिचुएशन को समझें, तो ये राम मंदिर का मुद्दा, ये जो स्टेपल डाइट में आएगा, मतलब ये रोटी चावल वाला मुद्दा, इस रूप में बीजेपी इस्तेमाल करेगी, या फिर अचार चटनी पापड़ टाइप्स जायके के लिए? हाँ, पता नहीं क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मोदी साहब जो हैं, वो जो मोदी की गारंटी वाला मामला है, या घर का है, या फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो ये लाभार्थियों की कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनावों में देखा कि उसका बड़ा इफेक्ट था। इवन काफ़ी पॉकेट्स में मुसलमानों ने भी इस आधार पर वोट दिया कि उन्हें घर मिले, राशन मिला, ये सारी चीज़ें मिली। लेकिन नर्मदा के नीचे बीजेपी है कहाँ? क्या 400 सीटों का जो दावा है, क्या वो 400 सीटें लड़ाने की भी स्थिति में हैं देश भर में? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेलंगाना नहीं, आंध्रा नहीं, कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरला नहीं, महाराष्ट्र आधा, तो बाकी बचे तो ये काउ बेल्ट। अब इस काउ बेल्ट में आप 300 से आगे कितनी टैली ले जाएंगे, मुझे इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं नजर आता। लेकिन कल जब राम जन्मभूमि परिसर में दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद पीएम का संबोधन हुआ, तो एक बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि सागर से सरयू तक की यात्रा करके लौटा हूं, तो इससे दक्षिण भारत में बीजेपी किस रूप में अपने पैर पसार सकती है? क्या उसका कोई संकेत मिलता हुआ नजर आता है क्या? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे थे, उस वक्त विपक्ष के कुछ बड़े नेता भी मंदिर मंदिर पहुंच रहे थे। इसमें राहुल गांधी, जिन्हें तो असम में शंकरदेव मंदिर के भीतर जाने से ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी सर्वधर्म मार्च करती हुई नजर आई, मंदिर भी गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रामलीला करवाते दिखे, भंडारों में शामिल होते दिखे। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर पहुंचे। और अब इसी को लेकर राजनीतिक सवाल जो सामने आता है वो ये कि मोदी ने विपक्ष के सामने लंबी लाइन खींच दी है क्या दिबांग जी? जरूर लंबी लाइन खींचती है, लेकिन अगर आप देखें बीजेपी की जो चर्चा हो रही थी कि क्या बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं से बात करें तो खुद प्रधानमंत्री ने जब सांसदों के साथ बैठक की तो उन्होंने कहा कि ये अकेला अपने आप में मुद्दा नहीं हो सकता राम मंदिर का बनना। और ये समझने वाली बात ये भी है कि मंडल कमीशन को अगर आप देखें तो 90 में इसकी घोषणा हुई, 92 में ये लागू हुआ, और जब लागू हुआ उसके बाद चुनावी फ़ायदा नहीं हुआ इसका। कैसे इसका चुनावी फ़ायदा होता है, ये एक बड़ी एक चुनौती है। लेकिन बीजेपी के जो तर्कश में तीर हैं उसमें लाभार्थी है, उसमें हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और लाभार्थी दोनों जो मुद्दे हैं उसमें राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी एक मदद होगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लाभार्थियों को बताया जाएगा। हिंदुत्व वाला मुद्दा है उसमें तो राम मंदिर है ही, उसके अलावा नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके साथ उनके वर्कर्स हैं, और उनके पास, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, बाकी लोग कम ही करते हैं, कि पैसा बहुत है।
ये सारे चीज़ एक साथ जुड़ के जब आगे चलेंगी और एक ऐसे नेतृत्व के साथ जो एक नए किस्म की पॉलिटिक्स आजकल दिखाई देती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हेडलाइन पॉलिटिक्स करते हैं, डे टू डे हेडलाइन पॉलिटिक्स करते हैं और डिलीवर करते हैं उसको, उसके लिए उनके पास डिलीवर करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब मिलके ही वो एक परोसा बनेगा, जो खाना बनेगा वो इन सब मिलके ही बनेगा इनका भोजन, अगर राकेश का मैं इमेज यूज करूँ तो फिर क्या माना जाए, अब की बार 400 पार? क्या ऐसे ही होने वाला है बीजेपी का रास्ता आसान? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। असम गुवाहाटी से आ रही है, जहां राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के डीजीपी को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप। राहुल गांधी गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई है। राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।